Welcome to Inside Pharma MCQs. Crack GPAT, NIPER, Drug Inspector and exams. Let's achieve your dream job together. Subscribe now. हेलो फार्मा वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है इनसाइड फार्मा यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, जीपैट, एम्स फार्मासिस्ट, ईएसआईसी, रेलवे, GSSB या किसी भी फार्मेसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑफिशियल जो ड्रग इंस्पेक्टर 2015 का पेपर था ना, हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक। अब हम जो है नेक्स्ट, ये जो है पार्ट 2 है, दिस इज पार्ट 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिकली अगले जो 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं बताऊंगा, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो एक नोटबुक, जल्दी से एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए और हर क्वेश्चन से पहले पॉज करके सॉल्व कीजिए और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। इससे आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग होगा। बिलीव मी, ये अप्रोच जो है आपकी एग्जाम में एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इसको पढ़िए। इसमें क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 51 में? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीरियस एडवर्स इवेंट्स, है ना, सीरियस एडवर्स इवेंट्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सेप्ट। बच्चों एक चीज ध्यान रखना सभी लोग कि आप लोग ना, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है ना आपको, तो आप स्पीड बढ़ा देना 0.5x, अगर समय बचाना है तो 0.5x, 1x, 1.5x, 2x, आप अपने हिसाब से, ठीक है। दिस इज फॉर यू पीपल, आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा के भी फटाफट आंसर सही से देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीरियस एडवर्स इवेंट्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स एक्सेप्ट। ये सारे सीरियस एडवर्स इवेंट्स है एक्सेप्ट मतलब कौन सा नहीं है? डेथ तो है ही, प्रोलॉन्गेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन भी है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी है, ईसीजी में चेंज होना इज नॉट अ सीरियस एडवर्स इवेंट, ठीक है। ईसीजी चेंजेस आर नॉट अलोन क्लासिफाइड एज सीरियस एडवर्स इवेंट, ठीक है, जब तक कोई क्लिनिकल आउटकम मतलब एसोसिएटेड ना हो इससे, ठीक है। तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, सल्फासालाजीन इज अ प्रो ड्रग, ठीक है, दैट इज एक्टिवेटेड इन द इंटेस्टाइन बाय बैक्टीरियल एंजाइम्स। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इज, तो बेसिकली आपको पता है कि जो कोलोनिक बैक्टीरिया होता है दैट इज एजोरिडक्टेज, है ना, ये बेसिकली क्लीव कर देता है एजो बॉन्ड को, किसके? सल्फासालाजीन को, और रिलीज करता है 5,5-ASA, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एजो रिडक्टेज, ठीक है, ये एंजाइम है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस बेस्ट कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? तो स्टेरिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? पूरी तरीके से लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खात्मा, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नष्ट करना, पूरा डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन या टोटल एलिमिनेशन ऑफ ऑल माइक्रोब्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल डिस्ट्रक्शन या एलिमिनेशन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रोब्स, ये करेक्ट आंसर है। अगर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कोफैक्टर दैट इज फर्मली बाउंड टू एन एपोएंजाइम। अच्छा, आपको पता है एंजाइम जो होता है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। एक तो आपका हो जाएगा सिंपल काइंड ऑफ एंजाइम, सिंपल एंजाइम, है ना, सिंपल एंजाइम, और एक होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, ठीक है। सिंपल एंजाइम जो होता है वो सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, दैट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड एंजाइम दोनों चीज, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन, दोनों चीज से मिलकर बना होता है। तो इसमें आप बोल सकते हो जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपोएंजाइम, जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है। और इसके साथ जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो ध्यान रखिएगा, जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है दैट इज बेसिकली द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं, मैं आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम, है ना, मेटालिक आयन, ये सारी जो चीजें होती है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, को फैक्टर्स में आते हैं, ठीक है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी इसी में आता है, को एंजाइम भी इसी में आता है, ठीक है, मेटल आयन भी इसी में आता है। ये सब को फैक्टर्स है जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो हैव अ लुक, इनमें से कौन सा को फैक्टर को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? जो फर्मली बाउंड होते हैं एपोएंजाइम से, फर्मली बाउंड बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। जो टाइटली बाउंड होते हैं, वो होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं, को एंजाइम याद रखिएगा यहाँ पर लूजली बाउंड होता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द करेक्ट आंसर, नॉट द को एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट, शेड्यूल एस जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का 1940 अप्लाई होता है, इट अप्लाइज टू, तो शेड्यूल एस जो है बच्चों दैट इज फॉर स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। अगला देखो, ऑल फंजाई आर, सारे जो फंगस हैं दे ऑल आर कीमो हेट्रोट्रॉप्स। फंजाई जो है वो ऑब्टेन करता है एनर्जी भी और कार्बन भी, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो दे आर कीमो नॉट ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप तो होगा ही नहीं, हटाई दो, फोटो तो होगा नहीं, सनलाइट से तो होता नहीं, दे आर कीमो हेट्रोट्रॉप, ठीक है। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया इनमें से कौन सा है, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिएगा, सोयाबीन, केजीन डाइजेस्ट मीडिया, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, या इयोसिन मिथाइलिन ब्लू अगार मीडिया एंड मैनिटोल सॉल्ट अगार मीडिया। तो अगर आप ऑप्शंस देखो तो इसमें से जो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम होता है वो सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर बी इसका ज्यादा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, यूड्रागिट्स आर क्या होते हैं बेसिकली? तो ये चीज रखना, यूड्रागिट्स आर बेसिकली मिथाइल एक्राइलिक एसिड और आप बोल सकते हो मिथ एक्राइलेट बेस्ड एक्राइलिक पॉलीमर्स। तो यहाँ पर पॉलीमर्स ही है, सब में ही सही है, ठीक है। थैलेट तो होगा नहीं, ना ही अमाइड होगा और ना ही ये सेल्यूलोज होगा, जैसे मैंने बताया। यूड्रागिट्स जो होते हैं दे आर मीथा, मैं लिख देता हूँ, मिथ एक्राइलिक एसिड एंड मिथ एक्राइलेट बेस्ड एक्राइलिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी।
यूएसपी डिसोल्यूशन एपरेटस 1 इज, ठीक है। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, यूएसपी डिसोल्यूशन एपरेटस 1 जो होता है दैट इज बेसिकली रोटेटिंग बास्केट एपरेटस, दैट इज रोटेटिंग बास्केट एपरेटस, ठीक है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर अगर आप देखो तो बास्केट टाइप ही हो जाएगा, ना कि पैडल, रेसिप्रोकेटिंग, सिलेंडर, पैडल ओवर डिस्क, नहीं, दिस विल बी बास्केट टाइप। नेक्स्ट, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने क्लासेस में आपको थ्योरी वाला पार्ट करवा दिया और मैं क्लासेस यहाँ यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप टेंशन मत लो, और भी चीजें मैं यूट्यूब पे धीरे धीरे करके सब अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाए और ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतरीन हो जाए। तो आप खुद ही बोलोगे एट द एंड कि मेरे जो लेक्चर्स हैं उनसे आपको काफी फायदा मिला है, ठीक है। मूविंग ऑन, कोई चार्ज नहीं, नथिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सारी चीजें मैं एक एक करके प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 60, बोला गया है कि ड्यू पॉइंट जो है इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर टू विच गिवन मिक्सचर ऑफ, ड्यू पॉइंट होता क्या है बेसिकली, पहले तो ये समझो। ड्यू पॉइंट बेसिकली एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो वाटर वेपर है दैट एक्चुअली बिगिंस टू कंडेंस, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस देखो, एयर एंड वाटर मस्ट बी कूल्ड टू बिकम अनसैचुरेटेड, नहीं। एयर एंड वाटर मस्ट बी हीटेड टू बिकम सैचुरेटेड, नो। एयर एंड वाटर मस्ट बी हीटेड टू बिकम अनसैचुरेटेड, एयर एंड वाटर मस्ट बी कूल्ड टू बिकम सैचुरेटेड, ये इसका ज्यादा करेक्ट आंसर है, राइट। ड्यू पॉइंट में बेसिकली एयर और वाटर को कूल किया जाता है टू बिकम सैचुरेटेड, ठीक है। और ड्यू पॉइंट जैसे बताया टेम्परेचर जिसपे वाटर वेपर जो है कंडेंस होना स्टार्ट होता है, तो कूल करेंगे ना, कंडेंस करने के लिए वेपर से आप अगर कंडेंस करना चाह रहे हो वेपर को तो कूल करना पड़ेगा, है ना, सो दैट इट बिकम सैचुरेटेड, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, बोला गया है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सीताग्लिप्टिन एक्सेप्ट, इनमें से सारे स्टेटमेंट सीताग्लिप्टिन को लेकर सही है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं है बोला गया है। तो सीताग्लिप्टिन के बारे में हमने क्लास में पढ़ा था, सीताग्लिप्टिन क्या है, एक बहुत ही अच्छा ओरल बायोअवेलेबिलिटी, इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है और रिलेटिवली इसका जो हाफ लाइफ होता है वो लंबा होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, इट इज एन इनहिबिटर ऑफ डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 DPP4 द एंजाइम दैट डिग्रेड्स इंक्रेटिन, ये तो बच्चों सही है, ये सही है, हमें गलत बताना है। इट इंक्रीजेस सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ GLP-1 एंड GIP, सही बात है ये भी। इट हैज शॉर्ट हाफ लाइफ, मैंने आपको बताया था इसका हाफ लाइफ लॉन्ग होता है, इट हैज लॉन्ग हाफ लाइफ, ठीक है। और इसका जो बायोअवेलेबिलिटी होता है वो अच्छा होता है, इट हैज वेरी गुड बायोअवेलेबिलिटी, ओरल बायोअवेलेबिलिटी। तो ये तो गलत हो गया ना, अब यही हमें सेलेक्ट करना था, ये भी सही है वैसे हिसाब से देखो तो डी ही, A, B और D सही है, गलत है ऑप्शन सी, तो गलत वाला सी ही सेलेक्ट करोगे आप। अगला देखो, बॉल मील वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके प्रिंसिपल पे बॉल मील काम करता है। बॉल मील बेसिकली करता है क्या, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करता है ना। और इसके लिए बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, ठीक है, ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है जो कि ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है द मिक्सर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मिक्सिंग सॉलिड पाउडर इन ऑइंटमेंट बेस इज, कौन सा मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं सॉलिड पाउडर को ऑइंटमेंट बेस्ड में मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए प्लानिटरी मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है, प्लानिटरी मिक्सचर जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है ऑइंटमेंट बेसिस को पाउडर के साथ मिक्स करने के लिए, है ना। अगला देखो, डार्सीज लॉ इज रिलेटेड टू, डार्सी लॉ किससे रिलेटेड है, डार्सी लॉ बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है फ्लो ऑफ फ्लूइड, है ना, फ्लो ऑफ फ्लूइड को बताता है, ठीक है, थ्रू पोरस मीडिया ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये कौन एक्सप्लेन करता है फ्लो ऑफ फ्लूइड को, ये आपका डार्सीज लॉ, तो यानी कि फिल्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, डिस्टिलेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स इज डन बाय, 2 इमिसिबल लिक्विड्स का डिस्टिलेशन जो है वो कैसे किया जाता है, तो अगर 2 इमिसिबल लिक्विड है तो याद रखना उनका सेपरेशन जो है, वो उनका जो डिस्टिलेशन है वो स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, अगर इमिसिबल है तो, है ना, वो सुटेबल होता है इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ ड्रग दैट ओबेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फिट्स इनटू वन कंपार्टमेंट मॉडल ऑफ एलिमिनेशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अगर कोई ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है और वो फिट होता है इनटू वन कंपार्टमेंट मॉडल ऑफ एलिमिनेशन, इनमें से कौन सा सही नहीं है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इट्स रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये तो एकदम सही है। आफ्टर स्टॉपिंग द IV infusion of the drug, the plasma concentration declines exponentially, ये भी सही है। The composition of drug products excreted in the independent of dose, ये भी सही है। The elimination half life is proportional to the dose administered, this is wrong। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप कितना भी डोज बढ़ा लो कभी भी प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ऑलवेज हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो डी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला इनमें से कौन सा ड्रग इस्तेमाल नहीं करते क्रोनिक अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए, नॉट यूज्ड, ठीक है। देखो, नाल्ट्रिक्सोन तो यूज किया जाता है, ठीक है, नाल्ट्रिक्सोन तो यूज किया जाता है, इवन अकेमोप्रोस्टेट भी करते हैं, डाइसल्फीराम भी करते हैं। अच्छा, फोमिपिजोल जो है ये नहीं करते, फोमिपिजोल जो है इसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मिथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में, इसका इस्तेमाल करते हैं मिथेनॉल और किसमें, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका नहीं है, तो यही आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ड्रग जो है दैट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट थ्रू एक्शन ऑन गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इनमें से कौन सा इसके थ्रू एक्शन नहीं करता है, गाबा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के थ्रू एक्शन नहीं प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखो, फिनोबार्बिटोन तो करता है, ज़ोपिक्लोन भी करता है ना, और क्लोरडायाजिपोक्साइड भी करेगा, क्लोजापिन नहीं करता है। क्लोजापिन बेसिकली एक्ट करता है किस पे, डोपामिन, इट बेसिकली एक्ट्स ऑन डोपामिन
और सेरोटोनिन, याद होगा आपको, डोपामिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे काम करता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, ना कि आपके इस पे गाबा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इन इंडिया इज मेंटेन्ड बाय, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री जो है इंडिया में वो कौन मेंटेन करता है, बेसिकली इसके लिए है हमारे पास ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये कहाँ पर स्थित है, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री होती है, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI, ये रजिस्ट्री होती है बेसिकली, और इसको मेंटेन करता है ICMR, ठीक है। तो ICMR इज देयर, ऑप्शन बी में, ठीक है। अगला देखो, द लाइसेंस टू इंपोर्ट ड्रग फॉर पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन एंड टेस्ट ऑफ एनालिसिस इज इशूड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, कि ड्रग के इंपोर्ट का लाइसेंस किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए और टेस्ट ऑफ एनालिसिस के लिए कौन सा फॉर्म है भाई, तो इसके लिए हमने क्लास में पढ़ा था, फॉर्म 11 होता है फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन एंड टेस्ट और एनालिसिस के लिए, फॉर्म 11। अगला देखो, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 अप्लाइज टू ऑल एक्सेप्ट, सब में अप्लाई होता है ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, किस में नहीं होता, कहाँ पे नहीं होता, तो बच्चों जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर बेसिकली इसका एप्लीकेशन नहीं है, ये जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। एट द टाइम ऑफ 2015 एग्जामिनेशन दिस एक्ट एक्चुअली डिड नॉट अप्लाई टू द जम्मू एंड कश्मीर, बाकी सब में तो अप्लाई होता है, ठीक है, इसमें नहीं होता, इसीलिए यही आप सेलेक्ट करोगे। दादरा एंड नागर हवेली में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, पुडुचेरी में भी है, जम्मू कश्मीर में नहीं है इस एक्ट का एप्लीकेशन। नेक्स्ट है बच्चों, अगला 72 देखिए, ड्राइंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स एंड एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन इज कैरिड आउट, भाई ब्लड प्रोडक्ट्स हो या फिर एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन हो, उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है, वो कौन से प्रोसेस से, बेसिकली लायोफिलाइजेशन होता है। लायोफिलाइजेशन बेसिकली फ्रीज ड्राइंग का एक तकनीक है, फ्रीज ड्राइंग का, और ये प्रिजर्व करता है बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि ब्लड प्रोडक्ट, एंजाइम, इन सब चीजों को, तो लायोफिलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ इथाइलिन डाइऑक्साइड एज अ स्टेरिलाइजेशन एजेंट इज बाय, तो इथाइलिन डाइऑक्साइड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए, बट इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो किस तरीके से काम करता है, तो बेसिकली इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये स्टेरिलाइज करता है बाय अल्कलाइटिंग द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स हैं या फिर जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनको याद रखिएगा, ये जो इथाइलिन डाइऑक्साइड है ये करते क्या है, इनका अल्काइलेशन कराते हैं, दीज आर बेसिकली दे स्टेरिलाइज दिस by alkylating these proteins and nucleic acids, ठीक है, तो अल्काइलेशन C में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन टैबलेट, भाई अगर टैबलेट के ऊपर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कलर का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कलर का, अलग अलग कलर आपको देखने को मिल रहे हैं टैबलेट पर, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू से दिस, बताओ क्या बोलोगे इसको, है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यस, दैट इज मॉटलिंग होता है अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द टैबलेट्स, मॉटलिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स इज मोस्ट ससेप्टिबल टू हाइड्रोलिसिस, इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है सबसे ससेप्टिबल है हाइड्रोलिसिस के लिए, राइट, सबसे ज्यादा इसमें से देखो एस्टर होते हैं, और एस्टर दे रखा है इसमें सेकंड बी पर, CR+OOR, ठीक है, ये एस्टर है, ये इजीली हाइड्रोलाइज हो सकता है, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, डाइनोस्ट्रोल जो है इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, किससे सिंथेसाइज होता है ये बेसिकली सिंथेसाइज होता है 4-हाइड्रोक्सी प्रोपियोफिनोन से, 4-हाइड्रोक्सी प्रोपियोफिनोन किसमें दे रखा है, ऑप्शन डी में, इसी से ये डाइनोस्ट्रोल जो है सिंथेसाइज किया जाता है। अगला देखो, एन एंजाइम दैट क्लीव्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, भाई डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे जो एंजाइम तोड़ता है डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। देखो ये तो होगा नहीं भाई, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, इंटरलूकिंस होंगे नहीं बच्चों, है ना, रिस्ट्रिक्शन राइबोन्यूक्लियस भी नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, जो डीएनए के स्पेसिफिक साइट पर ही जाकर काम करता है, लेकिन डीएनए के एंड पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस काम करता है, याद रखिएगा, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस अंदर काम करता है स्पेसिफिक साइट्स पे। अगला क्वेश्चन देखो, एस्पिरिन जिसका पीके वैल्यू 3.49 दे रखा है, ये विल बी मोस्ट सॉल्युबल एट पीएच, किस पीएच पे ये ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो एस्पिरिन क्या है, इट इज अ वीक एसिड, सो ये ज्यादा आयनाइज होगा अल्कलीन पीएच पे, तो अल्कलीन पीएच ज्यादा कौन सा है सबसे ज्यादा, ये तो एसिडिक है, नहीं होगा, एसिडिक है, नहीं होगा, इवन ये भी एसिडिक है, ये ज्यादा अल्कलीन है, तो सिंपल सा लॉजिक था इसके अंदर, समझे इस बात को। देखो पीके वैल्यू दे रखा 3.49, और एस्पिरिन जो है ये एक वीक एसिड है, इट इज अ वीक एसिड, ठीक है, तो ये ज्यादा आयनाइज, जो वीक एसिड होते हैं वो ज्यादा आयनाइज कब होते हैं, उनको आयनाइज करना होगा तो आप उल्टा करना है आपको, एसिड है तो बेस अल्कलीन पीएच, एल्कलीन, और पीएच में आपको पता है अगर आपका 0 से लेके यहाँ से 14 तक रेंज है और 7 न्यूट्रल है, तो ये वाला रेंज एसिडिक है और ये वाला रेंज बेसिक है, तो सबसे ज्यादा अगर इसमें देखो तो 6 है टुवर्ड्स दी न्यूट्रल के साइड है, और यू कैन से कंपैरेटिवली ज्यादा ये बेटर है बाकी वैल्यूज से। नेक्स्ट देखो, द ड्रग
पियोग्लिटाजोन वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों बैन किया गया था पियोग्लिटाजोन को? बेसिकली ये ना हार्ट फेलियर का रिस्क इससे बढ़ गया था और गॉल ब्लैडर के कैंसर के केसेस आने को मिले थे इससे, ठीक है, इसीलिए इसको सस्पेंड कर दिया था सेफ्टी कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए। तो हार्ट फेलियर और रिस्क ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर ऑप्शन बी में है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग? ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो बेसिकली गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, गामा रेडिएशन का ध्यान रखना। कॉमनली जो यूज किया जाता है गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग, राइट। अगला देखो शेड्यूल जी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रिस्क्राइब्स जीएमपी स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ। ऑप्शंस देख लो इसमें, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन या एलोपैथिक मेडिसिन। तो बेसिकली जो शेड्यूल टी है वो प्रिस्क्राइब करता है दी एएसयू मेडिसिन, दैट इज आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन, ठीक है। ये जीएमपी प्रिस्क्राइब करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायरमेंट्स किसके लिए? आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के लिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 एंड रिलेटेड ऑर्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आर इन्फोर्स्ड बाय। कौन इन्फोर्स करता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995? तो बेसिकली ये एनपीपीए है। क्या है एनपीपीए? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये इन्फोर्स करता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, ये याद रखना एनपीपीए, तो ये है ऑप्शन ए। अगला देखो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। कौन सा इनमें से नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, नॉन लीनियर कब होता है? जब सैचुरेशन हो जाता है मेटाबॉलिक पाथवे का, है ना। जब मेटाबॉलिक पाथवे जो है, मेटाबॉलिक पाथवे इनका जब सैचुरेशन हो जाता है तब बेसिकली आपको देखने को मिलेगा वो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होता है। तो इसमें अगर आप ऑप्शंस देखो तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू डोज, नो, एलिमिनेशन हाफ, लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट, या एरिया अंडर द कर्व इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द डोज, ये ज़्यादा एक्यूरेट है ना। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड रिमेन्स कांस्टेंट, नो, सी इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन। अगला देखो इन्यूलिन नॉट इंसुलिन, इन्यूलिन इज यूज्ड एज मार्कर फॉर मेजरमेंट ऑफ। किसके मेजरमेंट के लिए एक मार्कर की तरह इन्यूलिन का इस्तेमाल करते हैं? इन्यूलिन का, ठीक है। तो बेसिकली जीएफआर के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए यूज किया जाता है इन्यूलिन एज अ मार्कर। इन्यूलिन जो है, इन्यूलिन क्लियरेंस एक गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर मेजरिंग द जीएफआर, तो यहाँ पर जीएफआर इज ऑप्शन ए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन ग्रे बेबी सिंड्रोम? इनमें से कौन सा एंजाइम कम होता है, डेफिशिएंट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम में? तो अगर आप देखोगे ग्रे बेबी सिंड्रोम की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, ये याद रखना, ये जो है ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, दैट द डेफिशिएंसी ऑफ दिस यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, इसी की वजह से होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, द एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वैगनर नेल्सन मेथड होता है जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, ये एस्टिमेट करता है कि किस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट जो है वो, तो वैगनर नेल्सन मेथड जो है ऑप्शन बी में है। अगला देखो, द लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस पे लोडिंग डोज जो है ड्रग का डिटरमाइन किया जाता है? तो बेसिकली वो डिटरमाइन किया जाता है बाई द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन जो प्लाज्मा में। तो लोडिंग डोज का ही फॉर्मूला यही होता है। लोडिंग डोज क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो एपरेंट वॉल्यूम है डिस्ट्रीब्यूशन का, इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द यू कैन से डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, है ना, ड्रग की कंसंट्रेशन अपॉन बायो अवेलेबिलिटी, अपॉन अनएंड बायो अवेलेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। सो यहाँ पर लोडिंग डोज जो है, जैसे मैंने बताया कि ये होता ही है दी लोडिंग डोज इज व्हाट, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग जो डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। तो लोडिंग डोज इज वीडी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अपॉन बायो अवेलेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज मोर एक्यूरेट एंड करेक्ट ऑप्शन, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग after the drug administration is 75% of the drug eliminated from the patient body if elimination half life is 4 hours, ठीक है। तो अगर खुद ही सोचो यहाँ पर 4 hours है ना, हाफ लाइफ टी हाफ जो है वो है आपका 4 hours, ठीक है। यानी कि आप अगर खुद सोचो 2 हाफ लाइफ होंगे तो कितना हो जाएगा 8 hours, है ना। तो 8 hours में पूरा का पूरा कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पर बोला है हाउ लॉन्ग आफ्टर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 75% ऑफ द ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द पेशेंट बॉडी इफ द एलिमिनेशन हाफ। अरे इससे कोई लेना देना नहीं है, हाफ रेट दे रखा है आपको, कितना टाइम टोटल लगेगा। सो टोटल टाइम आपका अगर हाफ लाइफ दे रखा है 4 hours, तो टोटल टाइम 2 हाफ लाइफ के इक्वल होगा, दैट इज 8 hours। तो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 89, एन एंटीबायोटिक वाज गिवन एट अ डोज ऑफ 10 mg per kg बाय अ सिंगल IV बोलस इंजेक्शन टू अ 62-year-old वुमन जिसका वेट था 80 kg। एंटीबायोटिक फॉलोड द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ वन कंपार्टमेंट मॉडल एंड हैज एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ 4 hours, ठीक है। द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना होगा उस वुमन का, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा कि कभी भी कैलकुलेशन करते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो ये होता है डोज जितना है, डोज है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डोज कितना दे रखा है? डोज अगर आप देखो तो यहाँ पर दे रखा है 80 kg, देखो, है ना,
10 mg दे रखा है और वेट दे रखा है 80 kg। तो अगर आप डोज निकालोगे तो 10 इंटू जो आपका एंटीबायोटिक का डोज है इंटू जो वेट है कितना हो जाएगा 800 मिलीग्राम, है ना। तो ये 800 मिलीग्राम हो गया। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज एपरेंट 0.50 लीटर पर केजी पे 0.50 लीटर है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना लीटर होगा, जस्ट हैव अ लुक। 80 kg है तो जस्ट आप मल्टीप्लाई कर लो 80 kg इंटू 0.50। तो ये पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 5 8 जा 40। तो 40 जो है 40 लीटर उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इससे ये काटो और 4 से 2 बार में कट जाएगा और 1 0। तो 20 mg पर लीटर ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगा जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। अगला भी कैलकुलेशन बेस्ड है, देखो अगला भी कैलकुलेशन बेस्ड है। एक ड्रग है जो कि 55% बाउंड है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन अ पेशेंट्स बॉडी आफ्टर 10 आवर्स वाज फाउंड टू बी इतना। ठीक है, 10 घंटे के बाद उसकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में इतना कंसंट्रेशन है। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इतना है 0.60 लीटर पर केजी फॉर 80 kg पेशेंट। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द पेशेंट बॉडी आफ्टर 10 आवर्स पूछा गया है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग जब भी निकालना हो, अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, वही फॉर्मूला लगाओगे, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन, है ना, इनटू द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कितनी है, आपका यहाँ दे रखा है 20 और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट अगर करना हो तो 0.60 लीटर पर केजी। और कितने केजी का पेशेंट, 80 kg का, है ना। तो करके देखो इसे, पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 6 8 जा 48, है ना। तो यहाँ पर 48 आ गया। अब देखो 48 2 जा कितना होता है 96 और 1 0, इतना mg ये आपका अमाउंट ऑफ ड्रग आ जाएगा। 960 देखो बी ऑप्शन में दे रखा है, क्लियरली आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड डोजिक फॉर्म एक्सिपिएंट व्हिच कैन प्ले द रोल ऑफ डाइल्यूएंट, अ डिसइंटीग्रेंट, अ ग्लाइडेंट, अ लुब्रिकेंट एंड अ पोर चैनल फॉर्मर। इनमें से कौन सा ऐसा डोजिक है, फॉर्म एक्सिपिएंट है बेसिकली, डोजिक फॉर्म एक्सिपिएंट, जो ये सबका रोल प्ले कर सकता है, डाइल्यूएंट भी, डिसइंटीग्रेंट भी, ग्लाइडेंट भी, लुब्रिकेंट भी, पोर चैनल, ये सब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अगर आप देखो तो जो माइक्रोक्रिस्टलिन सेल्यूलोज होता है, माइक्रो MCC, ठीक है, उसका काम वो फंक्शन करता है एज अ डाइल्यूएंट भी, एज अ डिसइंटीग्रेंट भी, एज अ ग्लाइडेंट भी, एज अ लुब्रिकेंट भी और बाइंडर भी, राइट। तो यहाँ पर MCC दे रखा है ऑप्शन बी में। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन में दे रखा है एक्सरे डिफ्रैक्टोमेट्री, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो जो आपका डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री होता है ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड टेक्निक माना जाता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन बाय फर्मेंटेशन द पीएच इज मेंटेन बिटवीन। अगर आपको पेनिसिलिन का प्रोडक्शन बढ़ाना है फर्मेंटेशन प्रोसेस से तो पीएच को किस में मेंटेन करना पड़ेगा, किस रेंज में, तो पीएच को जनरली आपको ऑलमोस्ट न्यूट्रल वाली रेंज में रखना पड़ेगा। तो न्यूट्रल वाली रेंज जो है ये है 6.8 to 7.4। न्यूअर इंसुलिन जो नए इंसुलिन होते हैं दे आर बेसिकली, जो न्यूअर इंसुलिन है वो बेसिकली जो है वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की बात हो रही है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स, ये दे आर फॉर्मुलेटेड एज मोनोमर्स, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस एग्जिस्ट इनसाइड सर्टिफाइड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लैमिनार फ्लो एयर फ्लो हुड। इनमें से कौन सा क्लास एग्जिस्ट करता है एक सर्टिफाइड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लैमिनार एयर फ्लो हुड के अंदर। ठीक है, तो दैट विल बी बेसिकली क्लास 100। लेमिनार एयर फ्लो हुड्स जो है प्रोवाइड करता है एक क्लास 100 क्लीन इन्वायरमेंट, ISO क्लास 5 जो है, तो क्लास 100 इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following treatment should be instituted immediately in a child presenting to medical emergency with severe acute lead poisoning with signs and symptoms of encephalopathy? अगर किसी भी बच्चे के अंदर मेडिकल इमरजेंसी आती है, सीवियर एक्यूट लेड पॉइजनिंग हो जाता है और उसमें साइंस और सिम्टम्स इंसेफेलोपैथी के आते हैं, तो कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो देना चाहिए इमीडिएटली। तो इसके लिए बेसिकली देना चाहिए, याद रखिएगा, कैल्शियम डाइसोडियम EDTA। ठीक है, इसको बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बेसिकली यूज्ड। तो यहाँ पर दे रखा है क्या, EDTA इज देयर ऑन द ऑप्शन डी। तो कैल्शियम डाइसोडियम EDTA इज इंडिकेटेड इन सीवियर लेड पॉइजनिंग विद इंसेफेलोपैथी। तो याद रखिएगा इसको। MTR इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, MTR बेसिकली किसका रेशियो होता है, इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ AUMC टू AUC। ठीक है, तो दे रखा है क्या, इट इज देयर इन ऑप्शन बी। 98 देखो, the protein which are ATP dependent pumps and facilitate the efflux of drug molecules from cell are known as। जो प्रोटीन्स जो ATP डिपेंडेंट पम्प्स हैं और फैसिलिटेट करते हैं इफ्लक्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल सेल से, उनको क्या बोला जाता है, दीज आर बेसिकली P ग्लाइकोप्रोटीन्स, है ना, ये P ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये ATP डिपेंडेंट ड्रग इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, राइट। अगला देखो, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ, किसके सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये बेसिकली इस्तेमाल करते हैं अमीनो एसिड्स की सेपरेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब लास्ट एक क्वेश्चन देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू मिल कैम्फर। ठीक है, तो मिल कैम्फर के लिए कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैम्फर को पल्वराइज किया जाता है बाय इंटरवेंशन यूजिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, है ना। तो पल्वराइजेशन बाय इंटरवेंशन इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई थिंक दिस इज द डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको आंसर सही मिल गया, क्लियर हो गया बच्चों, है ना। तो अब जो नेक्स्ट है 101 से 150 ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इनसाइड फार्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।